गुड इवनिंग बच्चों। आज से जो क्लास 10 वाले के लिए एक वेब सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का चैप्टर वाइज जो रिव्यू होता है वो एनसीईआरटी के थ्रू उसको क्या किया जाएगा, रिव्यू कराया जाएगा एज ए क्रैश कोर्स। जैसे क्रैश कोर्स होता है ना, कम टाइम में पढ़ करके आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सेम उसी तरह से हम यहाँ पर एक वेब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें से बारी बारी से एक बार फिजिक्स का एक चैप्टर होगा, एक बार केमिस्ट्री का होगा, एक बार बायोलॉजी का होगा। उसमें से उतना ही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। क्योंकि आपको पता है कि इस बार आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा मतलब के ऑप्शन में है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतने ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। इसलिए क्या है, उतना ही पढ़ना है जितना आपका सटीकनेस मार्क्स आए, सटीक आप मार्क्स स्कोर कर सकें। और हमेशा स्कोर अच्छा करने की कोशिश करेंगे और सबसे सुपर को लाने की कोशिश करेंगे मार्क्स को। तो सबसे पहले चैप्टर में जो बायोलॉजी का है और फिजिक्स केमिस्ट्री का फिर बारी बारी करेंगे। आज वो पहला चैप्टर करेंगे बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रकरण को, लाइफ प्रोसेस को। जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जानेंगे क्या, कि हम जानते हैं कि जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको जिंदा रहने के लिए उसकी लाइफ प्रोसेस में हम देखेंगे क्या, कि देखेंगे ये कि कोई भी चीज जो है जो भी लिविंग होगा, लिविंग होने के लिए सबसे पहले शर्त क्या है कि वो क्या करे। सबसे पहला काम है कि पोषण, उसके अंदर पोषण होना चाहिए या शोषण होना चाहिए। शोषण होने के बाद फिर क्या होना चाहिए, उसके अंदर विकास होनी चाहिए। विकास के बाद क्या होना चाहिए उनका, विकास होने के बाद वो अपने जैसे बेबी को बर्थ दे सके, मतलब जनन होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, उसके जो खाना खाया हुआ है वो पचा हुआ हिस्से को, अनपचा हिस्से को क्या करें, बाहर कर देना। ये क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ये सभी चीजें मिलकर के लाइफ प्रोसेस कहलाती है। इसमें से पहले इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे एनसीईआरटी में सभी अलग अलग पोर्शन को एक ही में कवर करके रख दिया है। हमें भी अच्छा होगा कि हम शॉर्टकट उसमें बढ़ा करके आपको सब चीज को एक बार रिव्यू कर दें, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पहला जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो लाइफ प्रोसेस है उसके लिए क्या आवश्यक शर्त है। आवश्यक शर्त क्या मतलब क्या, उसमें हम कह सकते हैं कि पोषण है, शोषण है, उसका पोषण है, शोषण है, वहन है और उत्सर्जन है। चार इंपॉर्टेंट चीज को हम क्या करते हैं, फोकस कर सकते हैं। उसके बाद हमारी बात आएगी क्या कि अब लाइफ के लिए, जीवन के लिए क्या पोषण जरूरी है, तो पोषण और शोषण दोनों जरूरी है। पोषण की बात अगर पहले करें हम, तो पहले करेंगे तो जानते ही हैं कि जो भी लिविंग होगा वो दो तरह का होगा, वो स्वपोषी होगा या परपोषी होगा। स्वपोषण से या परपोषण से, तो जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है वो स्वपोषी होता है, जो दूसरे पर डिपेंड करता है वो क्या होता है, परपोषी होता है। आपके पास पता है कि हमारे पास पेड़ पौधा हो गया, प्लांट हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्वपोषी है, ऑटोट्रॉप्स है। फिर दूसरा क्या, हम लोग हो गए, मानव हो गए, या आप जानवर को देखेंगे जो घूमने फिरने वाला जानवर वो सब क्या होगा, परपोषी होगा। चाहे वो स्वपोषी हो या परपोषी हो, उसे पोषण की आवश्यकता होगी। उसी तरह से प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक चीज पूछेगा आपसे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक शर्त है। तो उसमें हम क्या बताएंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले सूर्य प्रकाश का होना, ठीक है। सूर्य प्रकाश में तो जानते ही है कि सनलाइट जरूरी है, क्योंकि वो क्या करता है, वो रिएक्शन को फास्ट करता है, एक्टिव करता है, ठीक है। सेम चीज क्या है कि उस पत्ते के अंदर पहले क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा पहले से जमीन के अंदर से क्या लेगा, वो जल लेगा या खनिज लेगा जमीन के अंदर से। फिर उसके बाद उसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 + 12H2O वाटर की आवश्यकता होगी। और उसके पास पहले से क्लोरोफिल होगा, ठीक है। इसको क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं क्या, हरित लवक कहा जाता है इसको, क्लोरोफिल को, ठीक है। छोड़िए उसको, आप इंग्लिश याद रखिएगा, आपको उसमें इंग्लिश दिया रहेगा, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। क्लोरोफिल देखिएगा, सूर्य प्रकाश दोनों का होना आवश्यक है। ये सभी चारों चीजें मिलेंगी तब जाकर के ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। देख लीजिए C6H12O6, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आएगा, जिसको हम लोग सांस के थ्रू क्या करते हैं, लेते हैं। पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तब यहाँ से वो छोड़ेगा तब तो हम लोग लेंगे ना, तो ये यहाँ से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन तो हमारे सांस के थ्रू जाएगा, और वाटर भी क्या होगा वहां से, पत्ते के थ्रू क्या होगा, ऊपर की तरफ उड़ेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा हमारे एनवायरमेंट में, वायुमंडल में जाएगा। और ये फिर रिसाइकिल होता रहेगा, क्योंकि नेचर लव्स सिमेट्री। अल्बर्ट आइंस्टीन के हिसाब से, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर जो है सिमेट्री चाहता है, मतलब आधा आधा हिस्सा चाहता है, मतलब रिसाइकिल करना चाहता है। इसी वजह से क्या होगा, ये वाटर क्या होगा, एनवायरमेंट में, हमारे वातावरण में चला जाएगा और फिर से ये रिसाइकिल होकर के वर्षा के थ्रू फिर चलाएगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, ये सभी प्रोसेस जो होता है आपने सुना होगा कि रंध्र से, रंध्र कहते हैं स्टोमाटा को,
और स्टोमाटा एक ओपनिंग है, और हम जानते हैं लोअर क्लास में बढ़ा दिया जाता है कि पत्ते को कहा जाता है फूड फैक्ट्री कहा जाता है, या किचन ऑफ प्लांट कहा जाता है, क्योंकि वहीं पर क्या होता है, भोजन पकता है। हमारे घर में जहाँ भोजन पकता है उसको किचन बोलते हैं, उसी तरह से यहाँ पर क्या है, पत्ते भी क्या है उसके लिए किचन का काम करते हैं, जिसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है। जिसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं छोटे छोटे छेद हैं, जिसको क्या कहते हैं, द्वार कोशिका कहते हैं, और ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, रंध्र छिद्र, मतलब क्या, स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा, और उर्दू में भी इसको स्टोमाटा ही कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में तो रंध्र छिद्र कहते हैं। और ये इसका सहायक जो है ना कोशिका है, जो हेल्प करता है उसको ओपन होने में और क्लोज होने में, मतलब ऑपरेशन को ऑपरेट करने में ये ज्यादा सहायक करता है। ठीक है, उसी तरह से ये प्लांट जिस तरह से लेता है, किसको, भोजन तैयार करता है, ये प्लांट के अंदर होगा कि प्लांट के पत्ते के थ्रू क्या हुआ, हाँ, प्रकाश, वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, और ये फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो उसका होना संभव होता है। सेम उसी तरह से अब हम क्या करते हैं, प्लांट के बारे में तो समझ गए, फिर उसी तरह से अब छोटे छोटे जानदार जो जैसे कि आपसे कोशिका के, तो ये स्टोमाटा जो है, इसके बाद इसके पहले ये जानने की कोशिश करेंगे इसके बाद पानी कहाँ से आया। तो ये जो जड़ है, यहाँ से जड़ से क्या हुआ, पानी को, जल को और खनिज को ऊपर की तरफ क्या किया, खींचा, और यहाँ पर पत्ती है, इस पत्ती पर क्या होता है, यहाँ पर स्टोमाटा, इसके थ्रू क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण लिया, और यहाँ से वाटर और मिनरल, पानी, जल और खनिज लिया। और याद रखिएगा कि जिस पाइप से होकर के पानी ऊपर जाता है उसको जाइलम कहा जाता है, और इसको कहा जाता है जाइलम, हिंदी में भी जाइलम ही कहते हैं। ठीक है, और यहाँ भोजन बनने के बाद जो पूरे शरीर में पहुंचाता है जिस नलिका से, उसको कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं, फ्लोएम कहा जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतर स्पष्ट करिए, तो क्या कहेंगे, उसमें से 2 पॉइंट हम उसमें मार्क आउट करेंगे कि जिस नली से पानी ऊपर की तरफ आता है, कहाँ, पत्ते तक पहुंचता है, या उस पूरे तना के शरीर तक पहुंचता है, पूरे आखिरी हिस्से तक पहुंचता है, उसको क्या कहा जाता है, जाइलम। और भोजन पचने के बाद जिस हिस्से में, जिस पाइप से, जिस मतलब नलिका से होकर के वो पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है, उसी को कहते हैं फ्लोएम कहते हैं। तो देख लीजिएगा, इसमें जाइलम और फ्लोएम में अंतर देख लेना है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी क्रिया को ये देख लेना है। उसके बाद फिर क्या होगा, एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है लेकिन रात में भी होती है क्या, रात में भी होती है? तो क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ दिन में होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, और सूर्य प्रकाश रात में होती नहीं है, जिसकी वजह से रात में ये क्रिया पॉसिबल नहीं है। और ये भी आप सुना होगा कि रात में ये अपने प्रोसेस को क्या कर देता है, रिवर्स कर लेता है। जिस तरह से इंसान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है, पेड़ पौधे भी इसी तरह से करने लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेने लगते हैं। ठीक है, ये क्रिया हो गई। उसके बाद बात करेंगे क्या, कि 2 चीज हम जानते हैं कि एक है जीव, एक है जंतु। ठीक है, हम जीव के बारे में बात कर रहे हैं और जंतु के बारे में बात करेंगे। तो ये पेड़ पौधा हो गया, प्लांट हो गया, इसके बारे में पढ़ लिए। इसके बाद आएंगे सूक्ष्म जीव के बारे में। सूक्ष्म जीव में आपने सबसे पहले बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। बैक्टीरिया में या नहीं तो अमीबा में, और सब ये छोटे छोटे जो जीव हैं उन सब में। आपसे जो पूछेगा अमीबा में पोषण, अमीबा में कैसे पोषण होता है, हम जानते हैं अमीबा में जो है अंतर्ग्रहण के जरिए जो फूड पाद होता है उसमें जाकर के क्या भोजन फंस जाता है और उसको क्या करता है, शोषण स्टार्ट कर देता है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे उठाया जा सकता है कि अमीबा में पोषण की व्याख्या करें, अमीबा में पोषण कैसे होता है इसकी व्याख्या करें। एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद फिर आएंगे मानव के बारे में। मानव में एक तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, क्योंकि ये डायग्राम हमेशा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए इतना स्मार्ट नहीं है डायग्राम, आप स्मार्ट बनाने की कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला एग्जाम में हमेशा पूछता है। एग्जाम में इसके बारे में संरचना, बायोलॉजी के अंदर क्या है, आप जितना अच्छा डायग्राम बनाएंगे मार्क्स उतना सटीक मिलेगा। ठीक है, तो सभी चीजें हम अगर हम सबको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में समझाने की कोशिश करें, ठीक है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इसको समझाने की कोशिश करें तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं मनुष्य में पाचन की क्रिया, इसको देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अपनी बुक का सहारा लेकर ये करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं सब चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए उतना टाइम नहीं रहता है। एक ही बार पूरे चैप्टर को फोकस करना है, इसी वजह से सब चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि पूरे का सॉल्यूशन बता देंगे आपको। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है कि इसमें देख लीजिएगा, ये मुख गुहा है, मुख गुहा है, इसे होकर के
आता है ये गिरास नलिका है, गिरासिका है, उसका फिर आमाशय है, फिर यह सुद्रांत है, फिर गुदाद्वार है, फिर सबका अलग अलग जो कार्य है ना, इसके बारे में आप अपने बुक से देख लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट के अंदर आता है। इसके बाद बात करते हैं हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं कि ये हो गया हमारा पोषण हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे श्वसन की। श्वसन में सांस लेने की जो क्रिया है, इसमें जो चैप्टर इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है मानव, इसमें आपका मनुष्य में पोषण हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम लोग श्वसन की। उसके बाद श्वसन के बाद जो है मनुष्य में पोषण, इसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। मनुष्य में पोषण देखिए कई स्टेज में होता है। पहला स्टेज क्या है, अंतर्ग्रहण, फिर उसका क्या होगा पाचन, उसका फिर क्या अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर क्या बहिक्षेपण। इसमें सबसे पहले क्या है, जब अपने मुंह में खाना लेंगे तब न पचेगा, यहाँ पर खाना पहले मुंह में रखिएगा, उसका रखने के बाद क्या होगा, मुंह से दांत से चबाइएगा, चबाने के बाद फिर क्या करेगा, जबान उसको क्या करेगा, मिलाएगा, कौन से, उसमें लार को मिलाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, वो लार ग्रंथि से आएगा, और फिर लार ग्रंथि से निकलने वाली रस को लार रस पर या लार जो लार रहता है उसको मिला देता है, क्योंकि खाना को क्या करता है, सॉफ्ट बनाने के लिए, क्योंकि जब हमारे पेट के अंदर जाएगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने में थोड़ा सा आसानी हो, इसके लिए क्या होगा, इसको पूरी तरह से मिला दिया जाता है, लार से, लार उसको मिला दिया जाता है, जबान मिलाता है उसको चबा चबा करके। इसलिए कहा जाता है कि आप खाना खाइए तो बिल्कुल चबा चबा के खाइए, जानवर की तरह नहीं खाइए। जानवर क्या करता है, एक बार खा लेता है और फिर निकाल करके चबाता रहता है, इंसान ऐसा नहीं करता है, इंसान एक ही बार चबाता है और अच्छे से चबा करके खाइए। दांत को देखिए, दांत खोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मुंह से पहले क्या करना, भोजन को अंदर लेना है, दांत से चबाना है। दांत के बारे में जानते हैं, बचपन में पढ़ा था 4 हिस्सा होता है, 32 दांत होता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में था एक क्वेश्चन में कि वयस्क आदमी को कितना दांत होता है, बच्चा ही बता देगा कितना, 32 होगा, ठीक है। ये जबान से क्या करेगा, भोजन को उसको लार रस से मिलाएगा, वो लार कहां से आएगा, लार ग्रंथि से आएगा। इसके बारे में समझ गए। फिर आइए पाचन में, पाचन की जो क्रिया होती है मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, जैसे लार मिल गया और वैसे क्या होगा, पाचन की क्रिया स्टार्ट हो गई। वहीं से फिर ये बिल्कुल सॉफ्ट जो फूड है, बिल्कुल नर्म खाना बन करके नीचे के अंदर गया। उसके बाद फिर क्या होगा, उसमें से मुंह से आमाशय तक भोजन पहुंचता है, गर्भिका द्वारा ले जाया जाता है, जिसमें आपने सुना होगा कर्माकुंचन होता है। कर्माकुंचन जो क्या करता है, एक बार घोटते हैं फिर निगलते हैं, ठीक है, एक बार ऊपर फिर नीचे, इसको प्रोसेस का नाम है कर्माकुंचन। इसके थ्रू क्या होता है, अंदर चला जाता है। ऐसा नहीं सब कुछ अंदर चला जाता है, ठीक है, वो जो आप भोजन ले रहे हैं वो अंदर जाएगा, ठीक है। उसका फिर क्या होगा, उसका अवशोषण होगा। अवशोषण में क्या होगा, जठर ग्रंथियां होती है जिसमें पेप्सिन, HCl और श्लेष्मा। पेप्सिन का काम क्या करता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है, टुकड़े टुकड़े में तोड़ता है। उसका फिर क्या होगा, जो खाने के साथ बैक्टीरिया चला गया पेट में, उसको क्या करेगा, HCl मारेगा, ठीक है, और उस खाने को क्या करेगा, और सॉफ्ट बनाएगा। उसका जो बचा हुआ श्लेष्मा है अंदर वाले भाग में, अम्ल से जो अंदर वाले है, अंदर वाली हिस्सा, उसको अम्ल से क्या करता है, उसकी ज्यादा बढ़ न जाए, उससे उसकी रक्षा करता है। फिर आएंगे हम स्वांगीकरण में। स्वांगीकरण का मतलब होता है कि देखिए अवशोषण होने के बाद जो अपचा खाना है उसको आगे की तरफ बढ़ाना, ठीक है। उसमें क्या होगा, अंतरस, अभी भी वो पूरी तरह से पचा नहीं है, अभी भी क्या होगा, उसमें से अब भी निकलेगा कि कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर प्रोटीन, ये सब चीजें क्या होंगी, अलग होंगी। उसमें देखेंगे ग्लूकोज निकलेगा, ठीक है, और ग्लूकोज किससे, कार्बोहाइड्रेट से, फिर वसा कौन, वसा एवं ग्लिसरॉल बनेगा, और यहाँ आने के बाद फिर प्रोटीन से क्या बनेगा, एमिनो अम्ल बनेगा, ठीक है। उसका फिर आगे जो पचा हुआ खाना जो पच गया, जो अवशोषित हो गया, अब वो अलग हो गया किससे, जो अनपचा खाना है उससे, अनपचा खाद्य पदार्थ को क्या करता है, बाहर कर दिया जाता है बहिक्षेपण द्वारा, ठीक है, और ये मल गुदाद्वार द्वारा बाहर चलाता है। ये कई प्रोसेस है। आपको पता है कि छोटी आंत बड़ी आंत, इसी में आपसे पूछेगा क्वेश्चन की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। वर्ड उल्टा है, वर्ड उल्टा बता दिया है, छोटी आंत की लंबाई बड़ी और बड़ी आंत की लंबाई छोटी, ठीक है। याद रखिएगा कि छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। आप इसका ध्यान रखिएगा, इसमें इतना ही है पोषण में। अब इसका आगे बात करेंगे हम लोग श्वसन की। क्वेश्चन यहीं तक आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा वो श्वसन है। श्वसन मतलब सांस लेना। सांस लेते हैं क्यों हम लोग,
तो बच्चे पूछेंगे तो बताएंगे जिंदा रहने के लिए, बात तो सही है जिंदा रहने के लिए, लेकिन बेसिक नीड हमारा क्या है, हम जो खाना खाते हैं ना, पचा हुआ जो वो पचा हुआ नहीं, मतलब जो जिसको सॉफ्ट बना करके अंदर भेजे हैं वो क्या है, वो पायरुवेट कहलाएगा। ठीक है, श्वसन के द्वारा क्या होता है, श्वसन द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिसमें ग्लूकोज जो है पायरुवेट प्लस ऊर्जा मतलब एनर्जी मिलती है। और यहाँ पर 3 तरह का होता है, जिसमें एक बार ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी। हाँ, ऑक्सीजन की पहली में क्या रहेगी, उपस्थिति रहेगी। यहाँ पर गलती लिखा गया है, देखेंगे हम लोग। यहाँ पर ऑक्सीजन की पहला अनुपस्थिति, उसका फिर क्या होगा, लास्ट में उपस्थिति। यहाँ पर अनुपस्थिति सही है, यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति। यहाँ देखेंगे पहले क्या होगा, पहला देखेंगे ऑक्सीजन नहीं है, अनुपस्थित है, तब क्या होगा, वो जो पायरुवेट है और प्लस एनर्जी है, तो टूटने के बाद क्या ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन है ही नहीं वहां पर, तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल के बारे में मैंने बताया था, पढ़ाया भी था आपको। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा होगा, ये जिस तरह से इसमें किण्वन होता है। और 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता अक्सर कि किण्वन क्या है, किण्वन क्या है, इसको देख लीजिएगा, मैं केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ाया था इसको, किण्वन को। ठीक है, उसको भी देख लेंगे वहां पे, ये इंपॉर्टेंट में से है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन के उसमें अनुपस्थित हो गया। ठीक है, ये अनुपस्थित है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन का अभाव है, अभाव मतलब कमी है, इतना जितना कि सर्वाइव नहीं करने के लायक है। तो उसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी मिलती है, हमें एनर्जी वहां से मिलता है। और हमारी जो पेशीय होता है, हमारा जो मसल्स होता है, उसमें ये बनता है, जिससे हमें थकावट में महसूस होती है। ठीक है, थकान महसूस होता है, अक्सर पैर में हाथ में दर्द होता है, या मसल्स आपका क्या होगा, टाइट हो जाता है, कभी कभी सोने के वक्त दर्द करेगा, तो किसी वजह से होगा, ऑक्सीजन के अभाव के कारण होता है। क्योंकि हमें एनर्जी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो एनर्जी पायरुवेट को टूटते वक्त, जिस वक्त एनर्जी हमें, जिस वक्त पायरुवेट टूटा है, उस वक्त हमें जो श्वसन की क्रिया हुई है, उस वक्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रही होगी, या अभाव रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे पेशियों में हमारे मसल्स में क्या होगा, खिंचाव या तनाव आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस H2O वाटर प्लस वहां से ऊर्जा। सबसे अच्छा क्या होगा, यही मिलेगा हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए सही है। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि ये पूछेगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, क्या बनता है, उसमें इथेनॉल होगा। अनुपस्थिति में क्या बनता है, इथेनॉल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऊर्जा होगा। और अनुपस्थिति में, और उपस्थिति में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी होगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा। और तीसरा क्या, अभाव, जब अभाव होगा तो क्या होगा, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आपको पता है कि दही में मिलता है, लैक्टिक अम्ल कहाँ, दही से मिलता है। हाँ, लैक्टिक अम्ल में होगा और एनर्जी वहां से हमें मिलेगी। ठीक है, ये हमारा। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि ग्लूकोज, ये श्वसन के 2 प्रकार हैं, वायवीय श्वसन, ठीक है, अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन, और ये होता है वायवीय श्वसन। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछेगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच अंतर स्पष्ट करिए। हाँ, वायवीय और अवायवीय के बीच में अंतर स्पष्ट करना है, तो 3 पॉइंट इसका लिख देंगे और 3 पॉइंट इसका लिख देंगे। ठीक है, आप टेबुलर फॉर्म बना करके लिखेंगे तो मार्क्स ज्यादा आएगा। आप ऐसे रनिंग राइटिंग में लिखेंगे तो मार्क्स कम आएगा, आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव। क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, ये हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि आप हिस्ट्री लिखेंगे। साइंस को साइंस की तरह लिखेंगे, एकदम बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट आंसर लिखना है। ज्यादा मिर्च मसाला लगाने की कोशिश नहीं करिएगा क्वेश्चन में, नहीं तो वो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में मार्क्स कमाएगा। ठीक है, इसलिए कोशिश करिए कि अच्छा लिखिए। देखिए वो जो है वहन है, वहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। जो खाना को अवशोषण कर दिया गया, अवशोषण करने के बाद उसको पायरुवेट से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो उसको जो अवशोषण के बाद जो हिस्सा बचता है, क्या वहन का, वहन क्या करता है, उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। उसमें देखिए हमें उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें एक हृदय है। हृदय क्या करता है, ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में, और ब्लड को पंप करने का मतलब है कि उसके साथ एनर्जी को भेजता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है तो उसमें क्या, हृदय तो चाहिए, पंप चाहिए, और पहुंचाने वाला नलिका चाहिए, जिसको धमनी कहते हैं या शिरा कहते हैं। दूसरा क्या, वहन माध्यम, जिसमें रक्त लसिका जिसको कहते हैं। ठीक, उसका देखिएगा कि रक्त नलिका में हमें रक्त जो बहता है उसमें 2 हिस्सा होता है, ठोस अवयव होता है उसमें, एक द्रवीय अवयव होता है। जो ठोस अवयव होगा उसमें देखिए, जिसको रुधिर कणिका कहते हैं, उसमें देखिए आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, हाँ प्लेटलेट होता है ना, प्लेटलेट। ये प्लेटलेट का तो काम जानते हैं कि थक्का बनाने के काम आता है। ये आरबीसी देखिए, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आपको बहुत आसान क्वेश्चन पूछ देगा, फुल फॉर्म पूछेगा आरबीसी। ठीक है, कभी कभी बहुत टफ क्वेश्चन को आसान बना देगा, आप करके जाएंगे खूब ज्यादा तैयारी और हल्का क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपके लिए ऑप्शन बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब कि आप फंसेंगे भी ज्यादा।
फंसेंगे क्यों ज्यादा, क्योंकि आप पढ़ के ज्यादा जाएंगे तो हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो उस हिसाब से भी हमें इसका भी फुल फॉर्म देख लेंगे WBC RBC का, ठीक, और इसके उपयोग को भी देख लेंगे। RBC किस कलर का होता है, इसका कहाँ से, हाँ ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, रक्त प्लेटलेट्स का जो है, इसका प्लेटलेट्स का क्या यूज है वो देखेंगे। उसका देखिए नेक्स्ट क्या, प्लाज्मा द्रव्य अवयव, इसमें 90% जल रहता है, कितना 90% पानी रहता है, जल रहता है प्लाज्मा में। ये पीले रंग का होता है, तरल पदार्थ होता है, तरल मतलब ये जानते हैं बहने वाला होता है, और ये हमारे पूरे शरीर में मतलब ये जाता है, ठीक है। और हृदय का क्या करता है, हृदय उसको पंप करता है पूरे बॉडी में, आपके पैर से लेकर के सर से लेकर के आपके आंख के अंदर छोटा छोटा नर्वस सिस्टम में जो नर्व है वहां तक भी ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, वो हृदय करता है, पंप करने में ये ज्यादा उपयोगी होता है। और आपको बताया गया हृदय के बारे में भी, तो आप इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, और इसमें वो उसका पूरा हृदय का स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, इसका वर्किंग डायग्राम बनाना है। वर्किंग डायग्राम में हम देखते हैं कि हृदय में 4 चैम्बर है, ठीक है, चारों चैम्बर में जैसे बाईं तरफ को अगर देखेंगे तो बाईं तरफ वाले ऊपरी चैम्बर का नाम है बाया अलिंद, फिर क्या है बाया निलय, फिर उसी तरह से दाएं तरफ आएंगे तो दाया अलिंद दाया निलय, ठीक है। इसी को आप बना लेंगे और उसके आगे फेफड़े में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे आप चैम्बर इस तरह से बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हार्ट बोले तो हार्ट ही बना देना है, ये हार्ट का 4 चैम्बर है, ठीक है। ये बाया साइड, ये दाया साइड है, यहाँ से फिर यहाँ पर आपको जिसको फेफड़ा कहते हैं, हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस, ठीक है, फेफड़ा उसको फुफ्फुस कहते हैं, वहां उसको बना देंगे, डायग्राम जरूर देख लेंगे। उसका हार्ट का भी देख लेंगे, एक मुट्ठी के साइज का होता है, राइट। और देखिए कितने पूरे बॉडी को क्या कर रहा है, कंट्रोल किए हुए, पूरे बॉडी को ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी का है, जो पूरे बॉडी में भेजता है। ब्लड होने के बावजूद भी अगर नहीं भेज रहा है तो हार्ट उसको नहीं भेज पा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा धमनी और शिरा में अंतर, एक क्वेश्चन ये रहेगा आपसे, धमनी और शिरा में अंतर, ठीक। उसके बाद फिर आप आइए, उसके बाद देखिए जाइलम फ्लोएम में अंतर, 2-3 क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद भोजन ये तथा दूसरे पदार्थों में रूपांतरण पौधे में कैसे होता है, बताए थे जाइलम के थ्रू होता है, हाँ, मतलब कि जो जल है वो जाइलम के थ्रू आता है, और फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, पूरे शरीर में भोजन भेजा जाता है। इन सभी चीजों के साथ साथ हाँ, इस चैप्टर के अंदर एक होता है लास्ट वाला जो है, हाँ, जो किडनी वाला काम होता है, ठीक है। क्या करता है वो, पचे भोजन को और अनपचे भोजन को अलग करके, हाँ, जो लास्ट में बताया क्या, लास्ट में जो वृक्क के द्वारा इसको क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ पर जो अनपचा भोजन है उसको बाहर कर देता है, जिसमें यूरिया ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, और भी दूसरे हाँ रासायनिक पदार्थ होते हैं उसके अंदर, ये हानिकारक है। अगर किसी इंसान की किडनी खराब हो जाती है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक रह जाएगा, हाँ, वो अनपचा खाना, तो फिर क्या होगा, हमें एक अंदर से गैस पैदा करेगा, और इंसान की बॉडी में तो क्या होगा, सडनली आपका किडनी फेल हो सकता है, इसलिए डॉक्टर को दिखाएंगे इसके लिए। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। आजकल आर्टिफिशियल किडनी का दौर चला हुआ है, आर्टिफिशियल किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी का किडनी किसी में लगा दी, जैसे बंदर का किडनी आदमी में लगा दी, हाँ, तो ये नया नया दौर है, तो नई नई चीजें हैं, इसका जरूर देखिएगा। और खास करके अभी इसमें हाँ, इस कोरोना काल के बाद आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि कोरोना का प्रभाव सबसे ज्यादा शरीर के किस हिस्से में पड़ता है, तो किससे पड़ेगा, तो क्योंकि सांस की प्रॉब्लम का, सांस का मसला है, तो याद रखिएगा कि ये फेफड़ा, ठीक है, यहाँ पर जिसको फुफ्फुस कहते हैं, फेफड़े में ज्यादा पड़ता है, तो कोरोना पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, ये हमारा ये पहला चैप्टर जो है बायोलॉजी का, जिसको जैव प्रक्रम कहते हैं, इसको हमने क्या कर लिया, हाँ, इसको बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसको समाप्त कर दिया है। लेकिन याद रखिए बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि टाइम कम है, उतना ही चीज पढ़ाया गया जो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जहां तक है वो डाइजेशन के सिस्टम में थोड़ा सा एक कमेंट आया था कि डाइजेशन सिस्टम सर नहीं पढ़ाया सही से। डाइजेशन सिस्टम में क्या है, हाँ, ये पहला जो पोर्शन मैंने बताया था कि वो जो छोटी आंत है और बड़ी आंत है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर वाले वॉल पर, ठीक है, एक रफ सरफेस होता है जिसको विली कहते हैं, एक उंगली की तरह का होता है। जैसे उस पर भोजन जाता है ना, तो उससे टकरा करके क्या होता है, भोजन का टुकड़ा टुकड़ा होता है, और साथ ही में उधर से क्या होता है, एक सील आता है, और साथ में उधर से क्या होगा, पाचन रस जिसको कहते हैं वो आता है, और उसको तोड़ने में मदद करता है, सॉफ्ट करने में मदद करता है। तो ज्यादा नहीं, वो एक उंगली की तरह का खड़ा रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसको तोड़ने में मदद करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिससे वो टूट जाए और सडनली ज्यादा, मतलब कि वो ज्यादा उत्पादन तंत्र को काम न करना पड़े।
हाँ, हम लोग क्या खाना चबा करके खाते हैं, तो हम अपने पाचन तंत्र को क्या करते हैं, रेस्ट देते हैं। ठीक है, जानवर सबको देखिए, उनके पास भी 4 चैम्बर है। पहले फूड खूब निगल लिया, हाँ, और आराम से बैठा हुआ मुंह चबा रहा है, जुगाली जिसको कहते हैं, जुगाली करना। ठीक है, मुंह चलाता रहता है। वो अंदर वाले चैम्बर से निकाल करके फिर चबाता है, फिर अंदर वाले हिस्से को देता है, दूसरे चैम्बर को भेजता है, और फिर वहां से पाचन स्टार्ट होता है। आदमी में क्या है, आदमी एक बार चबा करके भेजता है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने में थोड़ा सा आसानी होती है। और साथ ही साथ जितने भी HCl है और जितना भी हमारा अंदर में जो, हाँ, जो भी पाचन रस है, वो क्या करता है, खाने को पायरुवेट बना करके उसको तोड़ने में मदद करता है। खाने को तोड़ करके उसके ग्लूकोज निकाल करके एनर्जी, ATP के फॉर्म में। एक और क्वेश्चन है, ATP का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ATP, हाँ, ATP का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, WBC का देख लीजिएगा, RBC का देख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर एक और चीज, हाँ, जब इंसान को अभी जस्ट बताए थे, थक जाता है, बहुत ज्यादा काम करता है, तो पूछेगा कि शरीर में, हाँ, मांसपेशियों में कौन सी वो एसिड पैदा होती है। याद रखिए, लैक्टिक एसिड, जो दही में पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि एसिड बेस साल्ट में पढ़ाया था, अलग अलग पदार्थ में अलग अलग तरह का एसिड होता है। लैक्टिक एसिड होगा, स्कॉर्बिक एसिड होगा, मेनोलिक एसिड होगा, टार्ट्रिक एसिड होगा, सैक्ट्रिक एसिड होगा। इन सभी एसिड के बारे में जानकारी हासिल कर लें। ठीक है, और एग्जामिनेशन को थोड़ा सा अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, हैव अ नाइस